नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, चुनाव से पहले बीजेपी के लिए अंदरूनी और बाहरी दोनों तरफ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीजेपी से न अपने नेता संभल रहे हैं और न ही एनडीए के साथियों को बीजेपी संभाल पा रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, कहीं से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ मजबूत होती जा रही है और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अब राहुल गांधी ये बताने लगे हैं कि सत्ता में आने पर इंडिया गठबंधन की सरकार कौन से कामों को करने जा रही है, जैसे जाति आधारित जनगणना, ओबीसी आरक्षण और रोजगार की बात तो राहुल गांधी ने की ही है। किसानों के एमएसपी की बात भी राहुल गांधी ने की है। लेकिन आज राहुल ने देश के युवाओं से वादा किया है कि वो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। राहुल ने इस मसले पर जो कुछ कहा है उस पर आगे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज कर्नाटक से बीजेपी के लिए बुरी खबर और कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री, जी हां, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दर्ज केस खारिज कर दिया है। आपको बता दूं कि 2017 के एक केस में डीके शिव कुमार को जेल तक जाना पड़ा था, जेल तक भेजा गया था, लेकिन अब वो मामला खारिज हो गया है। यह फैसला कर्नाटक में कांग्रेस की नींव को और मजबूत कर देगा, जिसका फायदा लोकसभा चुनाव जो अभी सामने है उसमें कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। यानी दक्षिण के इस राज्य में जहां बीजेपी का थोड़ा बहुत आधार था वो भी साफ हो सकता है। वैसे भी बीजेपी अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर फंसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई को कल तक यानी 6 तारीख तक का समय दिया था डेटा शेयर करने के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा जो है वो शेयर करे एसबीआई 6 तारीख तक, 6 मार्च तक। किसे शेयर करे? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शेयर करे। और 13 मार्च तक ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या चुनाव आयोग, जो इस डेटा को अपने पोर्टल पर, अपनी वेबसाइट पर पब्लिक करे यानी कि सार्वजनिक करे। लेकिन एसबीआई ने अब 30 जून तक का वक्त मांगा है, जिसे मोदी को बचाने का एक और बहाना कांग्रेस ने बताया है। और आज कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आइए जरा सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं। सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कह रही हैं इसी मसले पे। हमारे इस मंच से कुछ सवाल है और सवाल बड़े स्पष्ट हैं और बड़े कम हैं। पहला सवाल हमारा यह है कि इस देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड बैंक एसबीआई को 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड देने के लिए 5 महीने का समय क्यों चाहिए? यह तो एक क्लिक ऑफ अ बटन पर होना चाहिए। हमारा दूसरा सवाल यह है कि एसबीआई को एकाएक जब अवधि जिस दिन देना था उसके 24 घंटे पहले एसबीआई क्यों जागा? क्या एसबीआई को 25 दिन का टाइम लग गया यह सोचने में कि उनको कितना वक्त लगेगा? और यह एक बड़ा सवाल है। एक और सवाल है और उसका मैंने उल्लेख भी किया कि 48 करोड़ अकाउंट, 66,000 करीब एटीएम, 23,000 करीब ब्रांचेस होने वाले एसबीआई को 22,000 महज अकाउंट के लिए 5 महीने चाहिए। यह कितना हास्यास्पद है। एसबीआई पर प्रेशर कौन बना रहा है? इस आर्थिक अनियमितता को, इस काले धन के गोरख धंधे को कौन पनपने दे रहा था? क्यों एसबीआई पर दबाव बनाया जा रहा है? ऐसा क्या हो जाएगा अगर चुनाव के पहले ये नाम सामने आ गए? और सवाल यह उठता है कि क्या लोगों को लोकतंत्र में यह जानने का हक नहीं है कि कौन किस पार्टी को कितना और कब चंदा दे रहा है, जिससे वो देख समझकर वोटिंग के पहले अपना मन बना सके? यह पूरा गोरख धंधा है, अलायंस अब एसबीआई के साथ की गई है। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के हर संसाधन, हर संस्थान, हर संस्था पे कब्जा करना चाहती है। पहले सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स बने नए फ्रंटल, अब लगता है एसबीआई बन गया है। और समझना जरूरी है कि कितना भी षड्यंत्र एसबीआई और सरकार मिलकर रच ले, मोदी जी ने किससे कब कितना पैसा लिया
और उसके एवज में जांच बिठाई या जांच बंद करी, उसके एवज में कौन सी नीति बनाई, इसका फैसला जनता करेगी, क्योंकि जनता सब देखती और सब समझती है। तो कांग्रेस का सीधा हमला, सीधा वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर, बीजेपी पर, यह साफ आप सुन रहे थे। और इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उस फैसले में जबरदस्त जो है एक झटका मोदी गवर्नमेंट को और एसबीआई जो है यहां बचाने की कोशिश करता हुआ, और यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसी मसले को लेकर यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई सुप्रिया सिरनेत कांग्रेस की तरफ से। मोदी राज में दोस्तों इस तरह की बहानेबाजी साफ साफ देश के लोकतंत्र और भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मोदी सरकार यही खिलवाड़ कभी किसानों के साथ करती है और कभी युवाओं के साथ करती है। और इसी मसले पर आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है युवाओं को लेकर। क्या कुछ ट्वीट किया है जरा वो भी देख लेते हैं। राहुल गांधी यहां लिख रहे हैं कि पेपर लीक उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के युवाओं के लिए अभिशाप बन गया है। पिछले 7 वर्षों में ही 70 से अधिक पेपर लीक के मामलों में 2 करोड़ से अधिक छात्रों का सपना तोड़ा है। इससे न सिर्फ भविष्य निर्माण के कीमती वर्ष बर्बाद हो रहे हैं, बल्कि उनके परिवारों पर भी आर्थिक और मानसिक बोझ पड़ रहा है। लापरवाह सरकार, भ्रष्ट अधिकारी, नकल माफिया और निजी प्रिंटिंग प्रेसों के आपराधिक गठजोड़ को खत्म कर हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत है। जब मैंने छात्रों से बातचीत की तो उन्होंने मुझे बताया कि पेपर लीक की 3 मुख्य वजह हैं: बिका हुआ सरकारी तंत्र, निजी प्रिंटिंग प्रेस और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। सभी से मिले सुझावों को मिलाकर कांग्रेस युवाओं की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक ठोस और फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रही है। और बहुत जल्द हम आपके सामने अपना विजन रखेंगे। हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। युवाओं का भविष्य इंडिया की प्राथमिकता है। ये आप देख रहे थे राहुल गांधी यहां युवाओं की चिंता जताते हुए पेपर लीक का मामला और पेपर लीक में कौन कौन से लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, कैसे सबका गठजोड़ है, वो यहां बताते हुए राहुल गांधी बताते जा रहे हैं कि सत्ता में आने पर इंडिया की प्राथमिकताएं क्या होंगी। इसके अलावा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी बीजेपी की कमजोरियां भी गिनाते जा रहे हैं। आज भी मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा थी, जहां बीजेपी ने उनका विरोध करने के लिए पहले ही जय श्री राम के नारे लगाए। बीजेपी के कुछ लोग आ गए और उनकी यात्रा में विरोध करने के लिए जय श्री राम के नारे लगाए। लेकिन फिर राहुल गांधी के हाथ मिलाने के बाद, राहुल गांधी ने उनसे हाथ मिलाए और हाथ मिलाने के बाद राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगे। आइए जरा सुनते हैं राहुल की जुबानी। इसी बात को राहुल गांधी ने अपने जनसभा में, जब यहां संबोधित कर रहे हैं इस जनसभा में, इस बात को उन्होंने रखा। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। औरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो, और ये काफी आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। जैसे कभी कभी होता क्या है, जैसे मैं यात्रा में चल रहा होता हूं तो बीजेपी का कोई, जैसे आज बीजेपी के 3-4 झंडे लिए खड़े थे तो चिल्ला रहे थे वो। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने जाके हाथ मिलाया, मैंने उनसे कहा भैया कैसे हो, और वो चिल्लाना बंद कर गए, फिर मुस्कुराना बंद शुरू कर दिया, और फिर जब मैं जा रहा था मुझे ऐसे कर रहे थे। तो आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। तो फिर मुस्कुराया, और उसके बाद जब राहुल गांधी जा रहे थे तो राहुल गांधी को फ्लाइंग किस दे रहे थे ये तमाम भाजपा के नेता, जो भगवा झंडा, भाजपा का झंडा लेकर राहुल गांधी के खिलाफ वहां नारेबाजी करने के लिए आए थे, जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। यानी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान जो है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो खुलती जा रही है। जबकि इस वक्त एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, जिसको लीड करती है बीजेपी, उसके हालात देखकर लग रहा है कि बीजेपी का सत्ता का कारोबार अब सिमटने वाला है। बीजेपी की उम्मीदवारों की लिस्ट आते ही दोस्तों बवाल शुरू हो गया है। नितिन गडकरी को अब तक टिकट नहीं मिला है।
इधर यूपी यानी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की सलेमपुर सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद रविंद्र कुशवाहा को दोबारा टिकट दिया है। इसका सुभासपा के ओपी राजभर ने विरोध करना शुरू कर दिया है और यहां पर आयोजित सुभासपा की रैली में ओपी राजभर ने रविंद्र कुशवाहा के खिलाफ भाषण दिया। वहीं महाराष्ट्र में शिंदे गुट के मंत्री शंभूराज देसाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 2019 में शिवसेना 22 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इस बार भी हमको उतनी ही सीटें मिलनी चाहिए। हमारी मांग 22 सीटों की है। देसाई के बयान से एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर मुश्किलें बढ़ने लगी हैं और इसकी अटकलें अब और तेज हो गई हैं। मतलब साफ है कि अगर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश इन दो अहम राज्यों में बीजेपी को सहयोगियों का विरोध झेलना पड़ेगा तो उसकी हालत खस्ता होगी। और वहीं भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर का टिकट भी बीजेपी ने काट दिया है। कल इसका ठीकरा उन्होंने मीडिया पर फोड़ा था और आज अपनी ही पार्टी के सीहोर से विधायक सुदेश राय के अवैध ठेके पर तोड़फोड़ के लिए प्रज्ञा ठाकुर पहुंच गई। इस विजुअल में देखिए, आइए जरा फुल स्क्रीन क्या कुछ कह रही हैं यहां ये भी सुनते हैं प्रज्ञा ठाकुर। और कायदे से यह काम हालांकि पुलिस को करना चाहिए था, लेकिन मोदी राज में सब कुछ मुमकिन है। दोस्तों जरा सुन लेते हैं, देख लेते हैं क्या कुछ कर रही हैं प्रज्ञा ठाकुर। स्वीकृति किसने दी? यहाँ स्कूल के सामने स्वीकृति किसने दी ये बताओ। मुझे ऑर्डर दो, स्वीकृति का लिखित पत्र दो मुझे। बिल्कुल मंगाओ, कितनी देर में? व्हाट्सएप मंगाओ, स्वीकृति मंगाओ, फिर मैं पूछती हूँ किसने स्वीकृति दी यहाँ, उसकी मैं खबर लेती हूँ। स्कूल के सामने दारू के ठेके चलाएंगे आप लोग? कंटिन्यू कुछ बच्चों से बात करते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? खड़े हैं, एक मिनट। वो एक ठेका है जिसका लाइसेंस नहीं है और इसके ठीक सामने ये ठेका है। तो मोदी राज में दोस्तों सब कुछ मुमकिन है। जो काम पुलिस को करना चाहिए वो काम प्रज्ञा ठाकुर कर रही हैं। लगातार परेशान हैं और टिकट काटने के बाद उन्होंने पहला उनका बयान आया था कि शायद मोदी जी को मेरे कुछ शब्द पसंद नहीं आए। उसके बाद कल ठीकरा इन्होंने मीडिया पर फोड़ा और उसके बाद आज पहुंच गई सीहोर के विधायक के एक स्कूल के सामने ठेका है और उस ठेके को यानी कि शराब की दुकान को उसका ताला तोड़ रही हैं, अंदर जाके शराब को क्षतिग्रस्त कर रही हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, यह काम जांच का विषय है और यह काम जो है वो पुलिस का है। खैर, लेकिन दूसरी तरफ आप राहुल गांधी को देख रहे हैं उज्जैन महाकाल की नगरी और वहां महाकाल का दर्शन करने पहुंचे और राहुल गांधी यहां महाकाल के दर्शन करते हुए ये विजुअल आप देख रहे हैं। लेकिन इधर मुमकिन नामुमकिन की बात मैं कर रहा हूं तो मोदी राज में सब कुछ मुमकिन है। जैसे पूर्व न्यायाधीश सीजेआई रंजन गोगोई राज्यसभा पहुंच चुके हैं, आप जानते हैं, और अब कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं 7 मार्च को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूं। हालांकि यह तय नहीं है कि जस्टिस गंगोपाध्याय किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, हारेंगे या जीतेंगे यह बाद की बात है। लेकिन लोकतंत्र के सामने एक गंभीर सवाल यह है दोस्तों कि अगर न्यायाधीश जजेस जो हैं वो उनकी मतलब इस कुर्सी पर बैठे हुए लोग इस तरह किसी राजनीतिक दल का हिस्सा बन रहे हैं तो क्या इससे न्याय प्रक्रिया में ईमानदारी पर सवाल नहीं उठेंगे? अगर न्यायपालिका या कोर्ट्स पर लोगों का भरोसा नहीं रहेगा तो फिर क्या देश में इंसाफ की उम्मीद बचेगी? दरअसल मोदी राज में एक एक करके कई उम्मीदें ऐसे ही खत्म हो चुकी हैं। इसीलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इन उम्मीदों को बचा पाएंगे? क्या जनता की उम्मीद अब इंडिया गठबंधन पर ही टिकी हुई है? जो उम्मीदें हैं, क्या लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के बिगड़ रहे हैं हालात? इन तमाम मसलों को अगर एक साथ पिरोया जाए, रखा जाए, तो यह सवाल भी एक गंभीर सवाल है। आइए इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जागृति राही जी,
पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप जानते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जागृति जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल सिन्हा जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय कुमार सिंह साहब, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें, दिन भर बहुत सारे घटनाक्रम, और इन घटनाक्रमों को एक साथ पिरोना भी ज़रूरी होता है। 7 बजे का समय और इस टाइम कम से कम इतना तो चाहता हूँ कि उन तमाम खबरों को आप तक रख दूँ ताकि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत न पड़े। और ज़रूरत आज यही है कि बहुत सारी खबरें जो दबा ली जाती हैं, छुपा दी जाती हैं और जो आप तक पहुंचाई नहीं जाती हैं, कोशिश हमारी कि हर खबर आप तक पहुंचे। आना चाहता हूं सीधा, शायद जागृति जी का वीडियो डाउन है, नहीं दिख रही हैं, रिकनेक्ट हो रही हैं। अनिल सिन्हा साहब, आपके पास आना चाहता हूं। अनिल जी, कैसे आप देखते हैं, शुरुआत करें हम आज जो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहीं से, इलेक्टोरल बॉन्ड से शुरुआत करते हैं। कल हम लोग इसी कार्यक्रम में जब ये ब्रेकिंग खबर आई थी कि एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा है, आज कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं वो गंभीर है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे सुप्रिया श्रीनेत को, गंभीर आरोप है, कई सारे सवाल हैं। और क्या यहाँ एक तरफ कोर्ट, दूसरी तरफ बैंक्स और ऐसी जो सरकारी संस्थाएं हैं, इन सब को, ये सब मिलकर सरकार को बचाने की कोशिश में है? क्या ये सब मिलकर मोदी राज को आगे तक ले जाने की कोशिश में है? क्या ये सब मिलकर उन सब पर पर्दा ढकने की कोशिश कर रहे हैं जहां महा घोटाला और महा भ्रष्टाचार की जो परतें हैं वो खुलती हुई दिखाई देती हैं? क्या कुछ आप कहेंगे, क्या कुछ आप देखते हैं? इसका लगातार खुलता जा रहा है और इसमें और एक्सपोज, देखिए जो अभी वो आएगा, मतलब लिस्ट आएगी, उसमें क्या होगा नहीं होगा ये बाद की बात है। पहले तो इसी में एक्सपोज हो रही है बीजेपी सरकार कि वो इसको आने नहीं दे रही है। और देखिए कितना चालाकी भरा है कि इतने 25 दिन में जो कह रही थी सुप्रिया श्रीनेत की, 25 दिन तक उस पर जो है एसबीआई को ये समझने में लगा देश का सबसे बड़ा पीएसयू है वो, मतलब बैंक में का जो पीएसयू सबसे बड़ा पीएसयू होगा वो, सरकारी बैंक ही नहीं है, देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निगम, रेलवे के बाद मेरे ख्याल में, रेलवे तो मिनिस्ट्री है लेकिन सार्वजनिक निगम है एसबीआई। और उसकी ये हालत है कि इसको ये समझने में वक्त लगा कि जो 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड है उसका डिटेल्स देने में कि वो किसने खरीदा, किस पार्टी को जो गया और कहाँ भुनाया गया, कौन सी तारीख थी, बस इतनी बात को बताने में, समझने में कि इसको डेटा कलेक्ट करने में उसको लगेगा 25 दिन। तो आप सोच लीजिए कि किन हाथों में है बैंक, उसका आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जबकि पूरा अभी का जो ये है कि पूरा कंप्यूटराइज्ड है, पूरा जो सिस्टम है, आपको बराबर आता होगा कि बैंक से नोटिस आती रहती है कि आपका केवाईसी केवाईसी, मतलब आपको फिर से जमा करना है, ये गाहे बगाहे करते हैं। जो बता रही थी कि इतने जो खाते हैं, इतने हजारों, वो सब का डेटा उनके पास है, उसके और केवाईसी लिए बगैर, क्योंकि उसमें 2 शर्तें हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में कि डोमेस्टिक कंपनीज और इंडिविजुअल्स, जो देश का नागरिक हो, वही वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। अब आप सोच लीजिए कि ये 2 शर्तें हैं, तो बिना आप मतलब जाने हुए तो आप देंगे नहीं किसी को। ये इनका तर्क जो है कि दोनों डेटा अलग है, कि जो भुनाया गया वो और जो जमा खरीदा गया वो। ये अगर बात आपको कहनी हुई थी तो आप सुप्रीम कोर्ट को पहले दिन बताते कि 2 अलग डेटा है, हम इसको आपको दे नहीं सकते, और दे नहीं सकते अभी तुरंत। और आपके पास ये इन्होंने कहा था कि सीलबंद कवर में वो उनका डिटेल्स देने के लिए वो प्रस्ताव रखा था सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो फिर कैसे वो करने वाले थे? देखिए ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये तो पक्का हो गया इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एसबीआई के बारे में पहले शक होता था, या उसका जो मिली भगत जो रही है, ये जो लुटेरे जो ले गए देश के पैसा बाहर, इसके बारे में तो है बैंकों के बारे में। लेकिन अब ये लगने लगा कि अब वो
इशारों पर काम करती है, कोई ऑटोनॉमी नहीं। एक और इंस्टीट्यूशन जो प्राइम बैंक है देश का, उसको आप ढहते हुए देख रहे हैं। और अभिजीत गांगुली का आपने जिक्र किया ही, तो अब वो जो है जुडिशियरी उसको कर रहा है। लेकिन अब इसमें परीक्षा है सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट ये जो एप्लीकेशन है इसके मतलब बैंक SBI का इस पर वो क्या रवैया लेता है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एकदम सीधा मामला है कि आपने एक तो बताया नहीं, और जब आदेश किया गया वो दोनों डेट दिया हुआ है कि 6 तारीख तक आपको देना है और 13 तक पब्लिक के पास जाना है, और इसकी आप ये कर रहे हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए ये इससे क्लियर हो गया कि बीजेपी बहुत, वो जो ये जो मामला है इसमें बहुत कठिनाई में है। लिस्ट अगर मुझको लगता है क्या कि प्रे तो ये करना चाहिए इन लोगों को जो याचिका करता है एडीआर, कि भैया आप जितना आपने 25 दिन में जमा देखा है उतना तो दे दो। काम तो आपने कुछ शुरू किया होगा, अगर आपने नहीं किया तो ये कंटेम्प्ट है, उतना भी दे दो तो बाद में देखेंगे, या देता जाओ, मतलब इंस्टॉलमेंट में दो। 22,000 है तो 5,000 करके दो और चुनाव के पहले तक दे दो। मतलब आप सोच लीजिए कि ये क्लियर कट। लेकिन इसमें ये पता चल गया कि बहुत बड़ा घोटाला है। सबसे बड़ा घोटाला हमको लगता है पिछले दिनों का सरकार का यही है। बिल्कुल, यही पे मैं आना चाह रहा था कि क्या ये सबसे बड़ा घोटाला है जिसको ढकने की कोशिश हो रही है? क्या भ्रष्टाचार मुक्त भारत करते करते नरेंद्र मोदी के पांव, हाथ, पूरा शरीर उस भ्रष्टाचार में लिप्त है? ये सवाल जो है मैं नहीं उठा रहा हूं, बल्कि ये सवाल देश के कोने कोने से आज उठाए जा रहे हैं। आखिर क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला आने के बाद से बीजेपी सख्ते में है? क्यों आखिर 30 जून तक का समय एसबीआई को चाहिए? एक क्लिक पर रिपोर्ट मिलने वाला जो बैंक आज डिजिटल भारत है, उस डिजिटल भारत में क्या आपको इतना समय चाहिए? और जो बातें यहां रख रहे थे अनिल सिन्हा जी, ये तमाम बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई ऐसे सारे सवालों के साथ, ऐसे तथ्यों के साथ आज कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं और उन्हीं की रैली में, उनकी इस यात्रा में बीजेपी के लोग बीच बीच में आते जरूर हैं। हम लोगों ने देखा, चाहे मणिपुर से जब यात्रा निकली थी तब भी, असम में जो कुछ हुआ तब भी, उसके अलावा भी इस न्याय यात्रा में और उससे पहले जो पहली यात्रा थी उस दौरान भी। लेकिन राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और आज फ्लाइंग किस राहुल गांधी को वो भाजपा के कार्यकर्ता देते हुए नजर आए तो आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी के उस भाषण को पहले एक बार फिर से सुनते हैं और उसके बाद प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। और क्या एक सवाल आपके साथ पहले से रख रहा हूं, एक सवाल यह कि क्या इसे आप भी मानते हैं कि देश का सबसे बड़ा घोटाला जिसको उजागर होने से पहले ढकने की कोशिश, लीपापोती की कोशिश, एसबीआई का मामला, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला? दूसरा, राहुल गांधी यहां से क्या सचमुच अब नफरत के ऊपर मोहब्बत की दुकान खोल चुके हैं या खोलते हुए नजर आ रहे हैं? ये पहले सुन लीजिए राहुल गांधी को। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो, और ये काफी आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। जैसे कभी कभी होता क्या है, जैसे मैं यात्रा में चल रहा होता हूं तो बीजेपी का कोई, जैसे आज बीजेपी के 3-4 झंडे लिए खड़े थे तो चिल्ला रहे थे वो। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने जाके हाथ में लाया, मैंने उनसे कहा भैया कैसे हो, और वो चिल्लाना बंद कर गए, फिर मुस्कुराना बंद शुरू कर दिया, और फिर जब मैं जा रहा था मुझे ऐसे कर रहे थे। तो आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। तो आखिर में फ्लाइंग किस देते हुए वही कार्यकर्ता बीजेपी के, और नफरत करना, नफरत पर कैसे आप मोहब्बत की जीत दिलाते हैं, ये राहुल गांधी सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस देश में बहुत सारे सपने, बहुत सारे वादे, बहुत सारे दावे, सब कुछ किए गए, लेकिन उन वादों, दावों, सपनों का क्या? और उसके साथ साथ उन सब के बीच अब नरेंद्र मोदी के सामने ये तीसरा चुनाव है। पहला टर्म जीत गए, दूसरा टर्म जीत गए, पहले 60 महीना मांगा, फिर 60 महीना और दिया, यानी 120 महीने हो गए, और अगले 60 महीने की दावेदारी पहले से नरेंद्र मोदी ने ठोक दी है। और उसके लिए पिछले 1.5 साल से, यानी
लगभग महीनों में गिने तो 180 18 महीने कह सकते हैं, 18 महीने से वो इसमें लगे हुए हैं, इसलिए कि उनको बड़े बड़े फैसले लेने हैं। क्या संविधान बदलना है, सवाल लोग पूछ रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा। खैर चलिए, लेकिन प्रशांत टंडन जी क्या कुछ कहेंगे, सवाल आपके सामने पहले से। देखिए राजीव जी, पहले तो एसबीआई का मामला अनिल जी ने बहुत विस्तार से बता दिया कि 22,000 के लगभग बॉन्ड्स हैं। सील कवर में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट को कह चुके हैं ये कि हमारे पास डेटा सील कवर में मुंबई ब्रांच में है। और अब जब उनको कल यानी 6 तारीख को डेटा चुनाव आयोग को देना था, तो अब उनको दबाव पड़ा या क्या हुआ कि उनको कहना पड़ रहा है कि अभी हमको और टाइम लगेगा जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक एसबीआई को राहत नहीं दी है। एडीआर जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है जी, वो ऑलरेडी कि हम एसबीआई के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, इनको समय नहीं मिलने देंगे। कल शाम को 5 बजे तक अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है राजीव जी, अभी तक केवल इनकी पिटीशन ले ली है, उसको कोई स्टे नहीं किया है, अपने ऑर्डर को उन्होंने मॉडिफाई नहीं किया है, तो अगर कल शाम को 5 बजे तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिस्ट अपनी नहीं देता है चुनाव आयोग को और इसकी घोषणा नहीं करता है, तो परसों सुबह सुप्रीम कोर्ट को खुलते ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के ऊपर कंटेम्प्ट का मुकदमा कर देना चाहिए। मुकदमा क्या, कंटेम्प्ट का दोषी करार कर देना चाहिए। एक बात तो ये तो कल शाम को 5 बजे तक अगर वो नहीं करते हैं तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला है, कंटेम्प्ट का मामला है, और सुप्रीम कोर्ट को इसमें कार्रवाई कर देनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह कि देखिए एसबीआई जो कर रहा है, एग्जैक्टली यही बातें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2018 में कही थी अपने ऑब्जेक्शन में कि एसबीआई को नहीं दो ये स्कीम, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चलाना चाहिए स्कीम जी, क्योंकि एसबीआई इसमें इस मामले की सीरियसनेस को नहीं समझ पाएगा। और वही हो रहा है, एग्जैक्टली वही हो रहा है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस वक्त चेताया था। उर्जित पटेल उस वक्त गवर्नर थे, अपने कार्यकाल खत्म होने से पहले इस्तीफा दे के चले गए थे वो जी, किस वजह से गए थे वो आज तक पता नहीं है, लेकिन उनके कार्यकाल के समय ये हुआ था। तो एक तो एक ही मैं फिर से कह दूं कि सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट के मामले में एक्सपोज्ड है एसबीआई, अगर वो करते नहीं है तो। दूसरी बात तो जी राजीव जी ये है कि राहुल गांधी की बात, जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, आज दिन में मैंने कई जगह से फीडबैक ली है, जो मुझे फीडबैक मिल रहा है कि राहुल गांधी ने जो अभी उत्तर प्रदेश की खासकर अपनी यात्रा के दौरान जो छात्रों पे और युवाओं पे फोकस अपना बढ़ाया है, इसका जबरदस्त इम्पैक्ट हो रहा है युवाओं में। और ये एक ऐसी कंस्टिट्यूंसी है, ऐसा वर्ग है राजीव जी जिसके ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी का अटेंशन नहीं था कि इन छात्रों पे क्या गुजरती है, जो कंपटीशन देने वाले बच्चे हैं उन पे क्या गुजरती है, पेपर लीक होता है तो क्या होता है, और इनके अभिभावकों पे क्या बीतती है। क्योंकि एक एक साल जब बीतता है तो वो उनका करियर का और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और जो अपर लिमिट है तमाम सारी सरकारी नौकरियों को निकल जाती है। बीजेपी ने इनको क्या किया इन युवाओं के साथ, बीजेपी ने युवाओं को दंगाई बनाया, सोशल मीडिया पे इन लोगों को इनको ट्रोलिंग करने का जिम्मा दिया कि पत्रकारों को, महिलाओं को आप ट्रोल करो। बीजेपी की ट्रेनिंग ये है कि इनको बजरंग दल में शामिल करवाया, इनसे भीड़ में घुसकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने की ट्रेनिंग दी इनको। ये हकीकत है राजीव जी। बिल्कुल। कल रात में
कर्नाटक की पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, इसका नाम रवि है। कहाँ से गिरफ्तार किया है कर्नाटक ने? मांड्या से। और वो बीजेपी के कार्यकर्ता है और वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। ये एक साजिश कर्नाटक में चल रही है। वो भी कब, कहाँ, ये भी बता दीजिए। नासिर हुसैन की बीजेपी जीत के बाद जी नासिर हुसैन की जीत, राज्यसभा में जीत के बाद ये नारे लगे और नासिर हुसैन के ऊपर ये लगा कि वो मुस्लिम है, अल्पसंख्यक हैं और देखिए इनकी जीत पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मामला ये है। तो ये बीजेपी इस तरीके काम कर्नाटक में कर रही है। कर्नाटक में फिर से, और ये इनको सबक नहीं मिला कि कर्नाटक में 1 साल तक आपने हिजाब और दुनिया भर के किए, वो एक लड़की मुस्कान नाम जिसका था उसके पीछे गुंडे की तरह भागे जी बजरंग दल के लोग, और इन सब के बाद भी चुनाव हार गए आप। और फिर वही आग आप कर्नाटक में लगाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम और ये सारी चीजें आप कर रहे हैं। खैर, कर्नाटक में की पुलिस अभी सजग है और वो काम कर रही है। बात यह है राजीव जी कि राहुल गांधी का जो युवाओं के प्रति, युवाओं के बीच में जो इम्पैक्ट है वो जबरदस्त है। और जैसा उन्होंने कहा, बहुत जरूरी काम है कि युवाओं के लिए, खासकर स्टूडेंट्स के लिए एक समग्र प्रोग्राम पॉलिटिकल पार्टी को लाना चाहिए जी। वो त्रस्त है पेपर लीक माफिया से, वो त्रस्त है कोचिंग माफिया से। अनरेगुलेटेड सेक्टर है कोचिंग माफिया, उनका नेक्सस है, वो करियर बर्बाद कर देते हैं बच्चों का, लाखों लाखों रुपए की फीस ले रहे हैं। तो ये माफिया से निजात पाए, पेपर लीक माफिया से निजात पाने के लिए, और युवाओं को एजुकेशन लोन की बात मैं कर रहा हूँ। एजुकेशन लोन का नाम है सिर्फ एजुकेशन लोन। वो एजुकेशन लोन की जो शर्तें हैं राजीव जी, वो एजुकेशन लोन हाउसिंग लोन की तरह नहीं है, या वो एजुकेशन लोन दूसरे लोन्स की तरह नहीं है। वो पर्सनल लोन है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पिस जाते हैं माँ बाप एजुकेशन लोन लेके। तो एजुकेशन लोन सरल हो और एजुकेशन लोन बहुत आसान हो, आसान किस्तों पे उसकी जो है वो लोन जो है रिकवरी हो। तो ये सब बातें कांग्रेस पार्टी को लेकर आ रही है, वो मुझे बहुत स्वागत योग्य है, क्योंकि युवा सबसे ज्यादा, क्योंकि देश का भविष्य युवा के पास है और सबसे ज्यादा पिस रहा है युवा, और उसको आप दंगाई बना रहे हो, उसको आप ट्रोल बना रहे हो। वो बेचारा रील्स देख रहा है मोबाइल पे, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल प्रशांत जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरा जागृति जी के पास आते हैं, उनसे समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत नजदीक से आपने देखा राहुल गांधी की जो अभी यात्रा थी, और जो अभी प्रशांत जी कह रहे हैं, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश से फोकस किया है। हालांकि युवाओं पे फोकस उनका रहा है हमेशा, पहली यात्रा में भी था और काफी युवा आए भी थे उनकी यात्रा में, हम लोगों ने नजदीक से देखा था। और इस दूसरी न्याय यात्रा शुरुआत से लेकर अभी तक, और उत्तर प्रदेश से उन्होंने जो युवाओं के ऊपर फोकस को बढ़ाया है, उसके बाद युवाओं में एक अलग तरह का कि जो देखे कि 50 लाख से ज्यादा छात्र जो हैं वो सड़क पे दिखाई दिए, और चाहे वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग सड़कों की बात मैं कर रहा हूं, और फाइनली उनको जीत मिलती है। यहां भी मध्य प्रदेश में युवाओं पे फोकस कर रहे हैं। लगभग रोज देखिए तो एक ट्वीट राहुल गांधी का युवाओं पे, यूथ पे फोकस होता है। पेपर लीक का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, चाहे यहां से विदेश भेजे जाने वाले युवाओं का मामला हो, रूस में फंसे हुए युवाओं का मामला हो, या इजराइल जाने वाले युवाओं का मामला हो, और कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर फोकस होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। ये जो थोड़ा सा आपसे समझना चाहता हूं जागृति जी, कि क्या इसका असर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है? क्योंकि यूथ पर फोकस्ड रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले 10 साल से अपने भाषणों में, बाकी काम रहे ना रहे, लेकिन भाषणों में उनका काफी फोकस रहा है। और कहीं ना कहीं एक, चाहे वो कांवड़ यात्रा के जरिए हो या धर्म के नाम पे कुछ और हो, इन सब के नाम पर उन बेरोजगार युवाओं को अपनी तरफ भाजपा अट्रैक्ट करने में सफल भी रही है। लेकिन इन सबको सही राह पे ले जाने में क्या अब यहां से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन
इंडिया गठबंधन का नाम इसलिए ले रहा हूं कि थोड़ा पड़ोसी राज्य बिहार चले जाइए तो यही हाल तेजस्वी यादव की यात्रा में भी हमने देखी कि वहां पर भी काफी युवा जो हैं वो तेजस्वी यादव की यात्रा में साथ साथ दिखाई दिए। लगभग 60-70% युवा थे उनकी यात्रा में। तो क्या यहां लगता है कि अब एक रुझान जो है उधर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? और आप चूंकि उत्तर प्रदेश में बहुत नजदीक से देख रही हैं तो इसलिए भी आपसे बेहतर कौन बताएगा, क्या कुछ देख रही हैं आप? जी, मैं बिल्कुल देख रही हूँ कि युवा बहुत बुरी तरह परेशान है और उसका आपको बार बार नजर को मिल रहा है कि लखनऊ की सड़कों पर ऐसा नहीं है कि केवल अभी, लगातार युवा जो है, चाहे वो बीएड वाले बच्चे हो या प्रवेश परीक्षाएं दे रहे या एग्जाम्स दे रहे, नौकरी के लिए आवेदन कर रहे युवा हो या सेना में जाने के लिए इच्छुक से 2 लाख से ज्यादा युवा हो, ये सारे सवाल जो राहुल जी उठा रहे हैं बिल्कुल सही समय पे सही सवाल उठा रहे हैं। बेरोजगारी का मसला बड़ा मसला है, खास देश के सबसे बड़े प्रदेश, जनसंख्या के मामले में प्रदेश की बात करूं जहां 22 करोड़ है, उसमें से 5 से 7% ऐसे हर साल युवा जुड़ रहे हैं जो लाखों की संख्या में है, जिनके लिए रोजगार चाहिए और जो पढ़े लिखे हैं। तो वो जो उनकी जो समस्या है उसको अगर राहुल जी उठा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसका असर है और वो जरूरी सवाल है, क्योंकि एक तरफ ये है और दूसरी तरफ अगर कोई नेता देश का नहीं उठाएगा तो आप सोचिए कि संख्या में युवा आत्महत्या कर रहे हैं। इतनी बड़ी बार बार घटनाएं इस तरह की, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो और तमाम यूनिवर्सिटी से इस तरह की घटनाएं मिलती हैं, देखने को मिल रही हैं। तो ये सवाल जरूरी सवाल है और उसकी वजह से युवा निश्चित तौर पर प्रभावित होगा, क्योंकि वो उसकी जिंदगी और उसके फ्यूचर का सवाल है। और जहां तक बीजेपी की बात है तो वो भी अच्छी तरह समझ चुका है कि वो 2 करोड़ रोजगार देने का हर साल वादा करके आए थे और पिछले 10 साल पूरे बिताने के बाद भी 2 करोड़ रोजगार तो नहीं मिल पाए हैं। और ये आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट हैं, क्योंकि हर कोई उससे भुगत रहा है। हर घर में माँ बाप परेशान है, बच्चे परेशान है, युवा परेशान है, तो उसका नतीजा तो मिलेगा ही। बेरोजगारी का सवाल और आर्थिक घोटाले का सवाल, ये सबसे बड़ा सवाल है और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था अगर नहीं ठीक होगी तो निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि उसमें से रोजगार तो नहीं सृजित होने वाले हैं। और इसीलिए ये जो इतने बड़ा घोटाला हो रहा है, पढ़ा लिखा युवा ये भी समझ रहा है कि पैसा कहाँ ड्रेन किया जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, और उनके फ्यूचर के साथ उनसे जो वसूली की जा रही है, एग्जाम्स लेने के नाम पे हर बार उनसे फीस ली जाती है, करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा किए जाते हैं और फिर पेपर लीक होता है और एग्जाम कैंसिल होता है, फिर उनसे भरवाया जाता है और उसमें उनकी जिंदगी बर्बाद होती है। तो ये जो सवाल है ये बहुत सेंसिटिव सवाल है और इस सवाल को जिस तरह से राहुल जी ने उठाया है, ये जरूरी है कि निश्चित तौर पर युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो ये खैर बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा सवाल है। इतना बड़ा सवाल है कि यहां अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन की तरफ ये युवा अगर देखने लगे और उनका रुझान इधर बढ़ गया तो ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की दावेदारी पेश करने वाली भाजपा या एनडीए, उसकी क्या हालत होगी, उसका क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। तो सामने चुनाव है, उससे पहले राहुल गांधी ने उस सही नब्ज को पकड़ लिया है जहां से शायद इंडिया गठबंधन को बहुत फायदा दिखाई दे। आना चाहता हूं संजय जी आपके पास। राहुल गांधी की यात्रा की चर्चा हम कर रहे हैं, चर्चा हम एसबीआई की कर रहे हैं, चर्चा उसके साथ साथ कुछ हमारे जुडिशरी के जो जजेज हैं उनकी भी कर रहे हैं। उसमें से एक साहब जो हैं, जज साहब, वो 3 महीना पहले रिटायरमेंट लेते हैं और उसके बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि 7 तारीख को मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। अलग अलग नेताओं ने, संजय राउत ने और कई नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है और सबने यही कहा है जो हम पहले रख चुके हैं इसी कार्यक्रम के शुरुआत में कि अगर जुडिशरी से जुड़े हुए लोग पार्टी में शामिल होने लगें तो फिर भरोसा कैसे होगा, एक बड़ा सवाल है। रंजन गोगोई, पूर्व सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले 4 जजों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सरकार पर निशाना साधते हैं, फिर सरकार के इतने अपने हो जाते हैं कि मनोनीत सदस्य के रूप में राज्यसभा पहुंच जाते हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मैं बढ़ा चढ़ा के कह रहा हूं। जो हो रहा है वही रख रहा हूं, इसलिए शायद न्यायाधीशों को मेरी बात बुरी भी ना लगे।
लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि इस देश की जनता आखिर इन लोगों पर भरोसा कैसे करे। और वैसी ही बात तो उधर एसबीआई हो या ऐसी संस्थाएं हैं वहां पर भी, क्या एक ऐसे पर्दे से ढकी हुई ये सारी संस्थाएं हैं जिसके बाहर सब कुछ चकाचक दिखाई दे रहा है और यही चकाचक दिखाने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है, लेकिन उसके पीछे जो कुछ है, क्या वो लोकसभा से पहले वो सारी चीजें सामने आ सकती हैं संजय जी, जिससे जनता को, वोटर्स को सही बातों का पता चल सके? क्या इंडिया गठबंधन इसमें कामयाब होता हुआ दिखाई देता है संजय जी? नहीं, मैं ऐसे कहूंगा कि आपने जो कहा वो जो स्थिति है उसको बहुत हल्के ढंग से या बहुत सामान्य ढंग से एक अखबार में जैसे रिपोर्ट करना चाहिए वैसे कर दिया। जो फील करते हैं, जो मैं महसूस कर रहा हूं और देख रहा हूं कि देश की हालत क्या हो रही है, वो बहुत ही भयावह है। वो इसलिए कि बात सिर्फ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका की नहीं है, सबके भ्रष्ट हो जाने की है। सबको मिलकर एक खास उद्देश्य के लिए काम करते हुए दिखने की है, और वो उद्देश्य ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को सपोर्ट करना है। ये पहले मुझे लगता था कि खास उद्देश्य से कांग्रेस के विरोधी या राइट विंग के लोग या किसी खास कारण से ये लोग बीजेपी को सपोर्ट करते, लेकिन अब जो लग रहा है वो ये है कि इनका समर्थन जबरन, डराकर, धमकाकर, मजबूर करके लिया जा रहा है, और ये दिखाई दे रहा है। मतलब रंजन गोगोई से बात करते हैं। रंजन गोगोई के पास जब केस आया तो उन पर एक यौन उत्पीड़न का एक आरोप लग गया जी, और उसके बाद रंजन गोगोई ने जो फैसला दिया वो कैसे इंडिपेंडेंट होगा, कैसे स्वतंत्र होगा, उसके बाद अगर होगा भी तो उनको पुरस्कार देने की क्या जरूरत थी, और फिर जिस महिला ने उन पर आरोप लगाया था उसको नौकरी से निकाल दिया गया और फिर वापस नौकरी में रख लिया गया। ये भयावह स्थिति देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ हुई है और वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, और उनको पुरस्कार लेकर इस तरह से बर्बाद कर दिया गया। मतलब उनकी रेपुटेशन को इतना खराब कर दिया गया कि वो बोलेंगे तो कोई मानेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सामान्य है। एक चीफ जस्टिस को जब एक मेजर फैसला लेना था तो उस पर एक आरोप लगता है, जो आरोप लगाता है और जो फैसला वही आता है जो आना चाहिए था, और फिर उसको इनाम मिलता है, आरोप लगाने वाले को नौकरी से निकाला जाता है, रख लिया जाता है। बहुत ही भयावह है। लेकिन एक बार हुआ होता तो ठीक था, चल जाता, हो सकता है सामान्य था, लेकिन ये एक बार की बात नहीं है। आज ही एक फैसला आया है, मतलब मैंने पढ़ा है, फैसला कल का होगा, कि 1998 के झारखंड वो मुक्ति मोर्चा वाले केस में तब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सांसद विधायक के मामले में वो रिश्वत नहीं है और वो ठीक है वगैरह वगैरह, जैसे भी था जो भी था, वो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। मुझे नहीं पता कानून की स्थिति क्या है, मेरी उसमें दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि जो फैसला 1998 में किया गया था वो तब की सरकार के समर्थन में था, और जो अब फैसला किया गया है वो इस सरकार के समर्थन में। वो इसलिए कि अगर 1998 वाले फैसले की स्थिति को हम माने तो महुआ मोइत्रा पे कोई केस नहीं बनता था। उन्होंने पैसे लिए थे और सवाल पूछा था, वो तो सांसद को अधिकार है, तो केस ही नहीं बनता था। उसके बावजूद महुआ मोइत्रा, संजय जी अभी वो साबित नहीं, उनके ऊपर मैं वही कह रहा, मैं उस पर आ रहा हूं। उसके बावजूद केस तो था ही नहीं, केस में दम ही नहीं था, उसके बावजूद उनकी सदस्यता चली गई। और अब यह फैसला आ रहा है कि सांसद अगर पैसा लेगा तो वो केस बनेगा, उसकी इंक्वायरी हो सकती है। उसमें इस आरोप का भी जवाब है, आज जो खबर छपी है उसमें इस आरोप का भी जवाब है कि इस पर जी। मैं थोड़ा ब्रीफ में मैं बता देता हूं कि 5 जजों की जो संवैधानिक पीठ ने 1998 में वो फैसला दिया था, उस समय का फैसला, उसको पलटते हुए अब 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया है, उसको पलट दिया है कि पैसे लेकर आप सवाल पूछते हैं, वोट देते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा और आपके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होगा। ये है मोटा मोटी 2 लाइन में अगर बताऊं तो। ये पहले इसको सदन के अंदर का मामला रखा गया था, अब इसे सदन के बाहर आपराधिक आपके ऊपर यानी कि भ्रष्टाचार का मामला चलेगा और केस चलेगा, वो है। तो अब इसमें खास बात यह है कि अगर पहले वाली स्थिति होती तो महुआ मोइत्रा पे केस होना ही नहीं चाहिए था, कोई मामला ही नहीं था, बनता ही नहीं था, मतलब वैसे भी साबित नहीं हुआ है। लेकिन जी
अब जिस स्थिति है उसमें ये कहा गया है कि चिंता नहीं करनी चाहिए कि जो पार्टी सत्ता में है वो दूसरे को परेशान कर सकती है, लेकिन महुआ मोइत्रा के केस में तो परेशान करती नजर आ रही है। तो उसके बावजूद ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मैंने कानूनी स्थिति क्या है मैं नहीं जानता, मैं कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये फैसला ये सरकार जो करती रही है अपने विरोध करने के लिए तरह तरह के उपाय, उसमें एक तरीका और मिल गया। और जो अपना कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वाला मामला है उसमें उन्होंने सिर्फ रिजाइन नहीं किया और सिर्फ टिकट लेने और चुनाव लड़ने जस्टिस नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं है, जज हैं जी। सॉरी हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बीजेपी से संपर्क में था और बीजेपी मेरे संपर्क में थी। एक सिटिंग जज के संपर्क में बीजेपी क्यों थी? जज साहब तो थे, वो तो गलती कर रहे थे, लेकिन बीजेपी क्यों उनके संपर्क में थी और उनका फैसला क्या आ रहा था? तो अगर ये स्थितियां हैं और जज भी कर रहे हैं तो बाकी की क्या करें? तो मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर स्थिति है और मैं इसीलिए कहता हूं कि बीजेपी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, उसको चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाना चाहिए, लेकिन वो अलग इशू है। अब हम आए ये इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले इशू पर। नहीं, मैं काफी आया नहीं तो बहुत सारा मसाला मेरे पास जमा हो गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले इशू पे है, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले में यह कहना कि हम डिटेल नहीं दे सकते हैं, आरटीआई का नियम है। मैंने नरेंद्र मोदी आए थे भ्रष्टाचार दूर करने के लिए बड़ी बड़ी बात करके आए थे, और आरटीआई कानून जिस सरकार ने दिया था उसको इन्होंने भ्रष्ट बताया, और अब आरटीआई कानून इनसे लागू माना नहीं जा रहा है, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। आरटीआई कानून में 1 महीने में जवाब देना होता है, उसका नियम है, और उसके बाद 25,000 रुपए कुछ का पेनल्टी है। तो जिस दिन आदेश दिया है उस दिन से 25,000 लगा दिया, खत्म हो जाएगी, देगा स्टेट बैंक। तो वो भी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि वो सब होगा। और जिस दिन फैसला आया था उस दिन सब लोगों ने कहा था कि बहुत बड़ा फैसला है, ये हो गया वो हो गया, सरकार ऐसे कर जाएगी, लेकिन अब लग रहा है कि उसमें कुछ होना जाना नहीं है। ठीक है, मतलब एक फैसला आ गया लेकिन उससे कुछ होता जाता नहीं। तो अगर ये स्थितियां हैं तो उसके बाद कौन रोक रहा है कि बीजेपी को इलेक्शन लड़ने से अयोग्य ठहराया जाए, और क्यों उसको इलेक्शन लड़ने दिया जाना चाहिए? तो लेकिन इस पे बात ही नहीं हो रही है। आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और जब ये बताया जा रहा था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का क्या है, उसके बाद जब सुप्रीटेंडेंट ने कहा कि अब सवाल पूछा जाए, तो किसी भी पत्रकार ने उस पर सवाल नहीं पूछा कि आपने क्या कहा, वो क्या है, बॉन्ड क्या था, उस पर क्यों देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, इससे रिलेटेड एक भी सवाल नहीं था। कर्नाटक में ये हुआ, वहां उसने वो कह दिया, उस पर आपको क्या कहना है, सारा मामला इससे अलग था। इतना बड़ा इशू है, उस पर एक पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सरकार पूरे सिस्टम को चौपट किए बैठी है, और मीडिया को एक सवाल उस पर नहीं था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा उससे। और ये खबर तो आज कांग्रेस ने तो अपना पक्ष कल ही रख दिया था, आज के अखबारों में छपना चाहिए था, वो किसी अखबार में नहीं है, जिसमें है उसमें सब लिखा ही हुआ था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ मुझे नया नहीं मिला, और मैं ये देखना चाह रहा था कि कोई सवाल ढंग का है कि नहीं, तो मीडिया के पास उस पर कोई ढंग का सवाल नहीं था कल की घटना होने के बाद। तो ये हालात हैं और सब लोग इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुल मिला के पूरी तरह मुझे बहुत भयावह स्थिति लगती है, और मुझे नहीं लगता है कि इस स्थिति से निकलना आसान है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं और जिस ढंग से इलेक्शन का रिजल्ट आता रहा है और जिस ढंग से पुलवामा हो जाता रहा है, बस संभावना यह है कि इस बार पुलवामा में अभी देर हो चुकी है, और जो सरकार कह रही है कर रही है उसकी पोल खुल जा रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होगी और शायद चुनाव हार जाए, लेकिन जिस ढंग से रोज नई नई चालें आ रही हैं, नए नए तीर चल रहे हैं, इसलिए उधर की कोशिशें भी कम नहीं है और उसको कम नहीं आका जाना चाहिए। देखा जाए होता है क्या। बिल्कुल बिल्कुल, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि तैयारियां जोरों से है और उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी लगातार निशाना साध रहे हैं मोदी सरकार पे, और दूसरी तरफ उधर बिहार की जो एक रैली रही गांधी मैदान में, उस रैली के बाद से तो यहाँ एक अलग ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। उस नैरेटिव में भी बीजेपी फंसती हुई इस कदर नज़र आ रही है कि मोदी का परिवार, लेकिन मोदी का परिवार में कई ऐसे लोग एक्सपोज भी हो रहे हैं। अब 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित हैं
आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने भी मोदी का परिवार लिख लिया है। पार्टी ज्वाइन नहीं किया है और हैं कांग्रेस में 40 साल रहे, लेकिन साहब ने भी मोदी का, और मोदी का परिवार क्या मेहुल चोकसी ने भी लिख लिया है, ये भी देखना होगा। मैं देखा नहीं हूँ, पता करना पड़ेगा ललित मोदी ने भी लिखा है क्या। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, आपने देखा क्या? ये परिवारवादी कौन कौन से हैं? जिस परिवारवाद के खिलाफ अभी तक नारा बुलंद करते रहे मोदी जी, उन्होंने इतना बड़ा परिवार बना लिया। और जब परिवार है तो उसके सदस्य तो परिवारवादी तो आप हो ही गए। इस पर तो इंडिया गठबंधन को बढ़िया लपेटना चाहिए, लपेट नहीं रही है कांग्रेस पार्टी और नहीं गठबंधन। आखिर माजरा क्या है? परिवारवाद देखिए कितना बड़ा। हाँ, परिवारवाद काफी गंभीर मसला है राजीव जी, और मोदी जी का परिवार तो बहुत ज्यादा गंभीर मसला है। लेकिन जो मोदी जी के परिवार के दो असली सदस्य समझे जाते हैं, जिनके परिवार के सदस्य मोदी जी हैं, उन दोनों के ट्विटर हैंडल अभी तक सार्वजनिक हुए नहीं है। उस पर दिखा नहीं है कि वो भी मोदी के परिवार का हिस्सा है। मतलब हम दो, हमारे दो वाले जो हैं, तो ये हमारे दो जो हैं, वो हमारे दो का अभी तक मालूम नहीं पड़ा कि उन्होंने अपने को परिवार में शामिल किया है कि नहीं किया है। बहरहाल मोदी जी के परिवार में शहबाज शरीफ शामिल हो गए हैं। आज मोदी जी ने अपने मित्र शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने की बधाई दे दी है, तो वो मित्र जो है उनके, वो मोदी जी के परिवार में शामिल हो गए। दूसरा राजीव जी, मोदी जी अपना परिवार बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो परिवार में शामिल होता था नेपाल, वहां जो है वो प्रचंड जो भारत समर्थक समझे जाते हैं, उन्होंने भारत समर्थक जो नेपाली कांग्रेस समझी जाती है, उसके साथ अपना गठबंधन तोड़ के चीन के समर्थक जो केपी ओली साहब समझे जाते हैं, उनके साथ मिलकर फिर वहां सरकार बना ली है। और चीन की सरकार ने कहा है, चीनी विदेश मंत्रालय ने, कि हम जो है नई सरकार के साथ मिलकर के काम करेंगे। तो ये मोदी जी का डंका बज रहा है और परिवार मोदी जी का बड़ा होता जा रहा है। इस परिवार में ब्रजभूषण शरण सिंह भी शामिल होते हैं, उन्होंने भी लिखा है कि वो भी मोदी जी के परिवार के हैं। और जो BHU के वो जो 3 गुंडे थे, उन्होंने भी, हो सकता है वो जब मौका मिले ट्विटर अपना हैंडल ठीक करने का, तो वो भी अपने को मोदी जी के परिवार का सबसे बड़ा सदस्य बताएंगे। तो ये मोदी जी के परिवार के सदस्य हैं। वो जहाँ मणिपुर के जो लोग हैं, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने सब वहाँ किया काम, जो भी निर्वस्त्र करके घुमाना था, हो सकता है वो भी मोदी जी के परिवार के सदस्य हों। सोशल मीडिया पर तो जारी हो रहे हैं चित्र बार-बार कि कुलदीप सिंह सेंगर ने भी लिखा है कि वो भी मोदी जी के परिवार के सदस्य हैं। तो सब मोदी जी का परिवार है राजीव जी, और बड़ा मतलब कहा जाए कि भरा पूरा परिवार है, बहुत लंबा चौड़ा कुनबा है मोदी जी का। आशा करनी चाहिए कि इस तरीके का मोदी जी का परिवार और बड़ा होता जाएगा, और मोदी जी अपने इन सब परिजनों को एक दिन बुला करके एक फोटो सेशन कराएंगे कि ये हमारे परिवार के सबसे वरिष्ठ और सबसे सम्मानित सदस्य हैं। सबके साथ फोटो पहले से है, सबको एक साथ बुला के मतलब ये वरिष्ठ सदस्य जो हैं, कुलदीप सेंगर हैं, चिन्मयानंद हैं, वो BHU के 3 गुंडे हैं, वो हैं, उन्हें बुला करके, वो जो मेघालय वाला है जो पकड़ा गया था यहाँ हापुड़ में, उनका सदस्य था, वो है। और अभी जो सांसद जी ने, जिन्होंने अपना टिकट ठुकरा दिया बाराबंकी वाले, वो हैं। तो ये सब, इनको सबको एक साथ जो बढ़िया फोटो सेशन इस परिवार का होना चाहिए। बहरहाल राजीव जी, कुल मिलाकर के ये है मसला कि मोदी जी जो बातें करते हैं कि परिवार है, क्या पता नहीं मोदी जी परिवार की परिभाषा रावत ने नहीं लिखा, परिभाषा जानते हैं जी। भूपेंद्र सिंह रावत ने नहीं लिखा है, बाराबंकी वाले ने ठुकरा दिया। नहीं, वो तो उन्होंने भी लिखा है, अपनी जो साध्वी प्रज्ञा है, अभी उन्होंने भी नहीं लिखा है, और वो तो नाराज है, बहुत नाराज है। नहीं, वो नाराज, परिवार का कोई सदस्य नाराज है राजीव, तो ये भी तो गलत बात है ना। फिर परिवार का मुखिया क्या कर रहा है, सवाल ये है। आप अगर इतने बड़े परिवार के मुखिया हैं और आपके परिवार के कुछ सदस्य नाराज हैं, तो उनको मनाइए, उपेंद्र रावत को मनाइए, साध्वी प्रज्ञा सिंह को मनाइए, उमा भारती को मनाइए। तो मतलब उनको भी लिखना चाहिए कि ये परिवार के जो है बुजुर्ग लोग हैं, वो मोदी जी के साथ हैं। बहरहाल राजीव जी, कुल मिलाकर के मसला ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के हालात जो बिगड़ रहे हैं, इन बिगड़ते हालात के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको कोई नकार नहीं सकता है। आप दूसरों का घर बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप अपना घर संभालने की जो है वो तैयारियां नहीं करते हैं। आपको लगता है कि आप सिर्फ इस तरीके की वाचालता करके जो आप चुनाव को जीत लेंगे, तो वाचालता से चुनाव जीतने के दिन चले गए हैं। जनता काफी कुछ समझदार हो रही है, जनता भी समझ रही है कि आपकी वाचालता जो है वो जनता के किसी काम की नहीं है। आपने जनता के अगर कुछ काम किए होते, आपने जनता की भलाई के लिए कुछ किया होता, आपने जो वायदे किए होते उनमें से एक आधी अगर आपने पूरा कर दिया होता, तो जनता फिर आपके साथ होती। बाकी अगर आपको भरोसा ये है कि भाई मशीनें आपके साथ में, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको भरोसा मशीनों का नहीं है, तो फिर ये चुनाव काफी ज्यादा फंसता हुआ मोदी जी के लिए नजर आ रहा है, और संकट भारतीय जनता पार्टी के लिए गहराता जा रहा है।
बिल्कुल इसी पे आना चाह रहा था अमलेंदु जी, इसी बात पे मैं आना चाह रहा था कि अब यहाँ से, क्योंकि एक पूरी समीक्षा हम कर रहे थे, अब यहाँ से ज़रा 2024 के चुनाव की तरफ बढ़ें। और अनिल सिन्हा जी, एक बार फिर से आना चाहता हूँ आपके पास। चुनाव की तरफ बढ़ते हुए क्या इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे मुद्दे, देखिए परिवारवाद का मुद्दा, वहाँ खुद फंस गए नरेंद्र मोदी। एसबीआई को अभी देना है, रिपोर्ट देनी है इलेक्टोरल बॉन्ड पे, वहाँ कहीं ना कहीं मोदी सरकार फंसी हुई है। जो उंगलियों का इशारा जो है वो उधर ही मोदी सरकार की तरफ है, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त यहाँ दिखाई देती है भाजपा। और उससे पड़ते उधरेंगी तो पता नहीं क्या कुछ होगा, बवाल मचेगा। इसलिए शायद चुनाव के बाद ये सब करवाना चाहती है सरकार। एसबीआई कहीं ना कहीं सरकार के अधीन है, पीएसयू है। और उसको देखें, चाहे जुडिशरी को देखें, तो वहाँ एक जज साहब जो हैं वो बीजेपी खुले तौर पे कह रहे हैं कि मैं 7 तारीख को ज्वाइन कर रहा हूँ। आगे बढ़िए तो आप देखिए बिहार में नीतीश कुमार अब 7 तारीख को, पहले 4 को जाने वाले थे, लेकिन अब 7 को विदेश जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। और वहीं बिहार में आप देखिए कि इनके एनडीए के कुनबे में कहीं ना कहीं सेंधमारी हो चुकी है। और रामविलास पासवान के जो चिरंजीव हैं यानी चिराग पासवान, वो अब दूसरे खेमे में नजर आ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं आरजेडी के साथ, ऐसी खबरें हैं। उपेंद्र कुशवाहा को देख लीजिए। तो ये सब कुछ वहां हो रहा है बिहार में। उत्तर प्रदेश में भी सब कुछ ठीक नहीं है। सुभासपा नाराज है, ओम प्रकाश राजभर खुले तौर पे, अभी शुरुआत में मैं कह रहा था, खुले तौर पे भाषण दे रहे हैं क्योंकि उनके कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है। महाराष्ट्र जाइए तो वहां का हाल और भी बुरा है। नितिन गडकरी पहले नंबर के, दूसरे तीसरे नंबर पे आते हैं, उनको टिकट आपने अभी तक घोषित नहीं किया है। और महाराष्ट्र में ऐसे भी शिवसेना जो अभी है वो उसका कहना है कि 22 सीटों पे हम पिछली दफा लड़े थे, इस बार भी लड़ेंगे, शिंदे गुट का कहना है। तो ये सब कुछ चल रहा है। दक्षिण भारत तो भूल जाए, क्योंकि डीके शिव कुमार को आज जो क्लीन चिट, उनके केस को खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बहुत बड़ा फैसला है। ईडी के मुंह पर तमाचा है ये। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किस ढंग से लोगों को तकलीफ में डालकर, कैसे जेलों में डालकर उसके बहुमूल्य समय को बर्बाद कर रही है ईडी, उसका नमूना है जो आज डीके शिव कुमार के साथ के पक्ष में जो फैसला आया है। तो कर्नाटक की जनता ये भी देख रही है। उसी कर्नाटक की जनता, अभी हमारे साथी प्रशांत टंडन जी बता रहे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाला जो था वो बीजेपी का कार्यकर्ता निकला, वो गिरफ्तार हुआ है। तो ये सब कुछ हो रहा है। मैं ये एक भूमिका आपके सामने फिर से रख रहा हूं। इन सब के बीच क्या इतना आसान है 370? क्या इतना आसान है 400 पार? देखिए, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध मतलब आरएसएस का पहले से रहा है, और उसी के वो मतलब प्रचारक हैं। वो पहले से झूठ और अफवाह को सच बना के कैसे पेश करना है, ये उनको पता है। मतलब उसके में हमको लग रहा है कि देश में अगर किसी संगठन ने इसमें अगर महारत हासिल की होगी, या अकेला संगठन कोई किया होगा, तो वो है आरएसएस। तो उसको ये पता है कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इसको ऐसे ही लड़ा जाता है। तो इसीलिए वो करेंगे। लेकिन अब हम शुरू करें, हमको लग रहा है महाराष्ट्र से शुरू करना चाहिए, क्योंकि अभी गृह मंत्री महाराष्ट्र में ही है और आए हुए हैं और जगह जगह भाषण कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मतलब मेरी जहां तक दृष्टि जाती है, किसी भी हालत में एनडीए के नाम से इलेक्शन लड़ना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि और जो पार्टियां हैं उनके साथ वो सब ओरिजिनल है। चुनाव मतलब कोर्ट और अनकोर्ट के हिसाब से, चुनाव आयोग की नजर में वो सब ओरिजिनल पार्टीज हैं। मतलब एनसीपी भी ओरिजिनल है, शरद पवार बाहर है लेकिन उनकी पार्टी ओरिजिनल हो गई चुनाव आयोग के जरिए। एकनाथ शिंदे की भी पार्टी ओरिजिनल शिवसेना है उनके मतलब इलेक्शन कमीशन के हिसाब से। तो ये ओरिजिनल पार्टीज, ओरिजिनल अपना जो है उनकी ताकत, उसके हिसाब से मांग रही है टिकट। वो देना उनके लिए संभव नहीं। 22 शिवसेना लड़ी थी पिछले दफा, तो वो 22 टिकट मांग रही। इस तरह से सब जोड़ने के बाद 38 टिकट हो जाता है। एनसीपी और शिवसेना मिला करके और सब मिला करके 38 है सीट, मतलब हो जाता है। 10 सीटें बचती हैं। बीजेपी चाहती है कि 10 सीटें तो वो उनको मतलब उनके जो सहयोगी दल हैं वो 10 सीटें देने को इनको तैयार है, जबकि इनको लड़ना है 30 से अधिक सीटों पर। तो अब आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है यहाँ, अब कितना डिफिकल्ट है। अब आते हैं बिहार पे। बिहार का मामला ऐसा है कि बिहार में तो उन्होंने चिराग और उनको
उपेंद्र कुशवाहा को मैसेज दे दिया कि आपको जहां जाना है जाइए, तो वो लोग तो उधर जाने वाले हैं। सुभाषपा के बारे में आपने जो कहा उसमें थोड़ा सा परिवर्तन स्थिति हो गई है। सुभाषपा के जो नेता है ओपी राजभर, अभी वो शायद ले लिया, उन्होंने मंत्रिमंडल में शपथ ले ली है। अभी जो एक्सपेंशन हुआ है उसमें उन्होंने शपथ ले ली है, तो हमको लग रहा है कि उनका मामला सेटल हो गया। वो जो अभी तक बोल रहे थे वो दबाव बनाया, उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। अब उनका तो जो लेन देन है वो हो गया, तो इसीलिए उनका जयंत का भी लेन देन हो, मतलब उनकी भी सीटें तय हो गई। तो वहां पर तो कोई एनडीए नाम की चीज वैसे है नहीं, ये सब जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके लोगों को एडजस्ट कर दिया उन्होंने। तो बीजेपी यूपी में उनको सीटों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीजेपी में जो यूपी का सबसे बड़ा मसला है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ को मालूम है कि अगर ये आ गए वापस तो जो जैसे कि महाराष्ट्र में नितिन गडकरी को मालूम है कि अगर जीत करके मोदी जी आ गए तो हमारा कोई भविष्य नहीं है। भविष्य नहीं मतलब कि बाहर जाना होगा, योगी आदित्यनाथ को भी अपना पद छोड़ना होगा। तो ये जो इंटरनल सिचुएशन है बीजेपी में हर जगह, वो वहां ही नहीं, गुजरात में भी नितिन पटेल ने जिस तरह से अपने को अलग कर लिया है चुनाव से, तो उसका भी मानिए। अभी इसको कंपनसेट कैसे कर रहे हैं वो उस पर भी नजर डालना चाहिए। उनको जो लोग पहले से स्लीपर सेल थे बीजेपी के कांग्रेस में, जैसे जो कि कभी कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, जैसे अर्जुन मोढवाडिया, अमरीश ढेर, इस तरह के जो लोग थे, वो उसको तोड़ तोड़ के ला रहे हैं। लेकिन वो लोग सब इनफेक्टिव हैं। अगर वो इफेक्टिव होते ही तो अपनी पार्टी को क्यों नहीं जिता लेते, और बल्कि उन्होंने तो ऐसा किया। तो पूरा जो उनका सिनेरियो है वो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एक चीज पर गौर करना आपके लिए जरूरी है कि वो सब कुछ कर रहे हैं इसीलिए कि मीडिया और जो पैसे का पावर है वो उनको लग रहा है। आप ये रोड शो सोच रहे हैं, इसके बारे में बात करनी चाहिए कि ये रोड शो में जो पुष्पों की वर्षा होती है, आप फूलों की कीमत आपको पता है, इतना पैसा कहां से कैसे खर्च कर रहा है। और वो देखिए कि सरकारी एक्सचेकर से हर जगह वो प्रोग्राम रखते हैं सरकार के उसके खर्चे से जाते हैं। और आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी ने एक छोटा सा टेंट, मतलब वो लगाने के लिए, क्या कहते हैं, मंच लगाने के लिए बिजली बोर्ड का, जो यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सहायता ली, तो उनका चुनाव रद्द हो गया था। तो चुनाव आयोग कहाँ आ गया है वो देखिए आप, और वो देखिए। तो चुनाव आयोग, पैसा का बल और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और मीडिया में भी आपको बस लास्ट लाइन बोलूंगा कि मीडिया में अभी चल रहा है, मतलब अभी इलेक्शन कितना दूर है, लेकिन एक चैनल ने ठान ली है कि उनको ओपिनियन पोल और सर्वे और किसी तरीके से जिताना है। तो वो जो है अभी डिबेट चला रहा था कि ओपिनियन पोल में वो जीत गए हैं, वो जो अदालत लगाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी अदालत, तो उनका चैनल वो चला रहा है कि ये जो है जीत चुके हैं, मतलब बीजेपी जीत गई है। उनको कितना 80 में कितना दे रहा है मालूम नहीं, यूपी वगैरह। और कांग्रेस प्रवक्ता और बाकी लोगों से पूछ रहा है कि इस पर आप राय दीजिए, चूंकि वो तो चुनाव जीत गए। तो ये है हालत। इसी के सहारे ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो आपने कहा ना कि नारे लगाते हुए पहुंचो और उसके बाद मीडिया का सहारा लो, इसी दो के सहारे कर रहे हैं। लेकिन मुझको लग नहीं रहा कि इतना आसान होगा ये 2024 का, क्योंकि ये जो नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान वाला है, वो लग रहा है क्या कि कहीं न कहीं लोगों को टच कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और लेकिन एक सवाल प्रशांत जी आपसे पूछना चाहूँगा। राहुल गांधी, अभी उनका 2-1 दिन पहले और लगातार सुन रहा हूँ, इस बार थोड़ा मीडिया से निराश दिखाई दे रहे हैं। और निराशा में वो ये भी कह रहे हैं कि आप तो मीडिया ने पहले उसको भी नहीं दिखाया, हमारी पहली यात्रा को भी नहीं दिखाया, मीडिया ने दूसरी यात्रा को भी नहीं दिखाया। आखिर किस मीडिया से राहुल गांधी उम्मीद लगाए बैठे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि हमारे साथी अभी अनिल सिन्हा जी जो बात कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे कि एक तरफ मीडिया अभी से ओपिनियन पोल के जरिए एक नैरेटिव सेट करने में लगा हुआ है कि सरकार तो मोदी की बन गई, तीसरा टर्म मिल गया, और उस पर प्रतिक्रिया दीजिए जी कांग्रेस के आप प्रवक्ता जन। और दूसरी तरफ कांग्रेस के इतने बड़े नेता जो
पहले 4000 किलोमीटर पैदल नापे, अब 6000 किलोमीटर भले गाड़ी से, लेकिन नाप तो रहे हैं। और वो उनको उम्मीद है, या उनके जैसे तमाम कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है कि ये मीडिया जो इनका पिछले 10 साल से नहीं है, वो इनकी खबरें दिखाएगा। और उसके बाद आप ये सोचेंगे कि नहीं जी, ये क्यों नहीं दिखा रहा है, ये सवाल भी करेंगे। तो कितना वाजिब है ये सवाल, एक बात। दूसरी बात, क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोगों के बीच नहीं पहुंच पा रही है? अब मैं पर्सनली कहूं तो बिल्कुल 100% पहुंच रही है। हम लोग ही इतना ज्यादा कवर कर रहे हैं। लेकिन यह सवाल कांग्रेस के उन तमाम लोगों के सामने भी इस मंच के जरिए रखना चाहता हूं, जो लोग निराश होते हैं कि उनका, और कांग्रेस से कई ऐसे पत्रकार, सो कॉल्ड सेकुलर पत्रकार जो हैं, वो भी ये सवाल आज की तारीख में पूछ रहे हैं कि इस बार तो आपके इस यात्रा को कोई दिखा ही नहीं रहा है, कोई बात है। जबकि मुझे ऐसा लगता है प्रशांत जी कि पिछली यात्रा से ज्यादा चर्चा में ये यात्रा है आज की तारीख में। असम में उनके ऊपर डंडे भांजे गए, लाठी की बरसात हुई, सबने दिखाया। और एक इसके लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए इससे बढ़िया इवेंट क्या हो सकता है कि आपका नेता, अगर राहुल गांधी को खरोच आ जाए तो उसके बाद देखिए क्या होता है, बवाल मच जाएगा। और इसलिए मोदी जी, आप या किसी आप में से किसी साथी ने कहा था कि मोदी जी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनको खरोच तक आ जाए, जब उनके ऊपर सुरक्षा का जो वो था मामला अभी बीच में आया था नासिक पुलिस का। तो इस लिहाज से जरा समझना चाहता हूं, चूंकि आप बहुत नजदीक से देखते हैं इन चीजों को, कि आखिर इतनी निराशा कांग्रेस में क्यों है, किस उम्मीद में है कांग्रेस, और कांग्रेस को यह क्यों लग रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को नहीं दिखाया जा रहा है। यह इसलिए, यह सवाल हो सकता है आप लोग सोचेंगे नहीं मैं इसको कनेक्ट करता हूं, यह सवाल इसलिए है क्योंकि यहां से लोकसभा का जो चुनाव अगला है वो नैरेटिव सेट कर रहा है। राहुल गांधी ने अभी आपने ही बताया, आपके बाद जागृति राही जी के पास में गया था कि युवाओं पर फोकस करके, और वो भी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से उन्होंने युवाओं में एक लहर पैदा कर दी है। क्या ऐसे ही पैदा हो गई लहर? जरा बताइए प्रशांत जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए प्लीज। अगर आप ये देखें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पहली वाली और अभी जो मौजूदा चल रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसको निकालने की जरूरत क्या पड़ी? तो इसको यात्रा निकालने की जरूरत इसीलिए पड़ी कि मीडिया के जरिए राहुल गांधी की बात देश के लोगों तक नहीं जा रही थी, बिल्कुल, या मीडिया एक खराब इमेज पेंट कर रहा था। तो ये मीडिया का एक सलूशन है कि ठीक है, तुम हमारी बात नहीं पहुंचा रहे हो, हम सीधे लोगों से कनेक्ट करेंगे। तो ये उम्मीद लगाना इस वो से, तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस के नेताओं को या कांग्रेस को इसकी जरूरत पड़ेगी। और वो उम्मीद बेकार उम्मीद है, क्योंकि ये मीडिया आप देख रहे हैं ना कि ये पूरा मीडिया अभी एक शादी को कवर कर रहा है, शादी भी नहीं, शादी के पहले के इवेंट को कवर कर रहा है, और हाथियों के लिए बनाई गई खिचड़ी भी खा रहा है और उसकी तारीफ कर रहा है जी। तो आप ये देखिए कि इस मीडिया से आपको क्या उम्मीद लगाएंगे आप? एक बात। दूसरा कि राहुल गांधी को, क्योंकि अब यात्रा के दौरान वैसे भी उनके अंदर मैच्योरिटी है, राहुल गांधी को फर्क समझना चाहिए कि वो जो रिपोर्टर सामने आता है माइक लेकर, उसमें और मीडिया के मालिक में अंतर है। उसकी वो नौकरी है, वो उसके खुद राहुल गांधी भी इसको बात कहते हैं कि तुम तो रिपोर्टर हो केवल। तो उस पे गुस्सा ना निकालें, गुस्सा निकालना है तो मीडिया के मालिकों पे निकालें। अब मीडिया के मालिकों का क्या करना चाहिए कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को ये मीडिया कांग्रेस के साथ नहीं आएगा। इसको बात को मैं 10 बार कह सकता हूं, आप कहें तो, कि ये मीडिया सरकार की गोद में ही बैठेगा। सरकार चली जाएगी कल तो भी वो बीजेपी गोद में बैठेगा। केवल पैसे का मामला नहीं है इधर, वो स्लीपर सेल बन जाएगा इधर का। जी,
आप देखिए ना कि कमलनाथ जी किसको हेलीकॉप्टर में ले जा रहे थे, उन्होंने क्या किया कांग्रेस पार्टी के साथ, उनका उस पर्टिकुलर पत्रकार का कांग्रेस के प्रति क्या रुझान रहता। राहुल गांधी को अपशब्द कह चुकी हैं वो, वही मोहतरमा, बाद में उन्होंने माफी मांगी थी, ऑन एयर अपशब्द कह चुकी है राहुल गांधी को वो। जी। तो ये मीडिया के मालिक वैचारिक रूप से आरएसएस के पास चले गए। तो ये पैसे का केवल मामला नहीं है राजीव जी। अब सवाल ये कि देश में तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एक नया मीडिया खड़ा करना पड़ेगा। एक ऑलरेडी एक ऑल्टरनेटिव मीडिया है, मुख्य धारा में भी जो जिसको मुख्य धारा कहा जाता है उसको एक मीडिया खड़ा करना पड़ेगा। बंद कमरे में बैठे अपनी पुरानी गलतियों पे विचार करें कि कब टीआरपी कमेटी बन रही थी, टीआरपी कमेटी में किनको रखा गया, किनको नहीं रखा गया, किसको मनीष तिवारी जब वो आईएमपी मिनिस्टर थे तो किन मीडिया के मालिकों को बढ़ाया गया, अंबिका सोनी जब आईएमपी मिनिस्टर थी तो किन मीडिया मालिकों को सुविधाएं दी गई, वो मीडिया मालिक अब क्या कर रहे हैं, वो तब क्या कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार कोई अंकुश लगाए मीडिया पर, बिल्कुल नहीं लगाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मीडिया के कानून कैसे हो, मीडिया के मिल्कियत कैसे हो, इसके बारे में एक दस्तावेज तैयार करना चाहिए। अभी मैं बेंगलोर गया था, वहाँ भी बात हुई थी तमाम नेताओं से, वहाँ ही मैंने यही कहा कि कानून कैसे बने मीडिया के संबंधित, इस पे कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए और दस्तावेज लाना चाहिए। 2017 एसीसी का सम्मेलन हुआ था तालकटोरा में, और तब कपिल सिब्बल कांग्रेस में थे, और कपिल सिब्बल ने तब कहा था कि वो एक मीडिया पर डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट आज तक नहीं आया। बहुत जरूरत है मीडिया के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो संपादक हैं, आपसे, मुझसे, तमाम और लोगों से, मीडिया के जो थिंक टैंक है, उनसे बात करके कांग्रेस को एक दस्तावेज बनाना चाहिए कि हम सरकार में आएंगे तो मीडिया के ये कानून लाएंगे। तब तो ये मीडिया के जो मालिक हैं ये जी कल अगर सत्ता में आ गए तो हमारी खैर नहीं है, तब ये डरेंगे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को इस पे काम करना चाहिए। और एक आखिरी बात देखिए, जस्टिस तो उनको अब नहीं कहना चाहिए, अभिजीत गंगोपाध्याय, वो इस लायक नहीं कि उनको जस्टिस कहा जाए, लेकिन उनके बारे में एक बात मैं कह दूं केवल, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के संपर्क में था, बीजेपी मुझसे संपर्क में थी। परसों 10 थे, कब संपर्क में आए हो बीजेपी के, इसका भी खुलासा करना चाहिए जी। क्या वो जज की कुर्सी में रहते हुए बीजेपी के संपर्क में थे? एक बात। दूसरी बात कि पूरी जुडिशरी को बदनाम करने, उसकी क्रेडिबिलिटी को गिराने का काम किया है कि परसों तक आप जज थे, आज आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी में जा रहे हैं जी। और ये वो जज है राजीव जी जो अपनी हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के खिलाफ फैसला दे दिया, चीफ जस्टिस इंडिया को उसको इंटरवीन करना पड़ा। बिल्कुल। तो इस जज के खिलाफ, और ऐसे तमाम सारे जज हैं जो अभी भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनके प्रति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सचेत रहना चाहिए कि ये जज जुडिशरी की, पूरी जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म कर रहे हैं। राजीव, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। दो बातें यहां प्रमुख रूप से हम चर्चा कर रहे थे अभी प्रशांत टंडन जी के जरिए। पहली बात कि मीडिया की कितनी जरूरत है और यहां पर राहुल गांधी क्यों परेशान हैं। मीडिया और राहुल गांधी ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी और मीडिया, मैं आपको बताऊं कुछ एक जो सरकारी तंत्र है, सरकारी यानी कि मित्र मीडिया जिसको राहुल गांधी कई बार कहते हैं, मित्र मीडिया के कुछ लोगों से बात कर रहा था तो उनका कहना है कि कांग्रेस के लोगों को हम बुलाते हैं तो हमारी टीआरपी बढ़ती है, क्योंकि हम उनको बुला के जलील तो करते ही हैं और साथ साथ उनके लोग भी उसको देखते हैं, तो हमारी टीआरपी को बढ़ाने में उनके लोग भी मददगार साबित होते हैं और ये तमाशा देखने के लिए जो दूसरे लोग हैं, दूसरा धड़ा है, वो भी आता है। तो इस ढंग से उनकी टीआरपी तो बढ़ रही है। लेकिन आपका क्या हो रहा है? आपका यहां
पूरा का पूरा जनाधार जो है वो खत्म हो रहा है और ये बात कांग्रेस को समझनी होगी। कांग्रेस को लगता है कि यही जो मीडिया है उसी के जरिए वो देश की सत्ता पर काबिज हो पाएगी। पता नहीं ये बात कब समझ में आएगी कि अब वो जमाना चला गया। खैर, ये कांग्रेस के लोगों को, राहुल गांधी को, कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को और तमाम, क्योंकि ये लोग वरिष्ठ लोग हैं, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खासकर इन 4 लोगों को तो समझना ही चाहिए ताकि उनके नीचे के लोग समझें, वरना वही होगा, नविका कुमार जाकर एक तरफ लिस्ट में नाम आएगी, दूसरी तरफ उनको बैठा के हेलीकॉप्टर में और कमलनाथ जी इंटरव्यू देंगे और कोई पूछेगा भी नहीं कि फिर वो लिस्ट आपने बनाई क्यों थी जिनका बहिष्कार करना था। आप एक टेलीविजन चैनल के एक पत्रकार का या एक एंकर का बहिष्कार करते हैं और दूसरे के साथ बैठते हैं, ये क्या कौन सा तरीका है, ये भी आपको समझना होगा। ये हमको कोई यहाँ इंटरवीन करने के लिए या उनके काम में दखल देने के लिए हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको भी, यानी राहुल गांधी को भी, भरी सभा में मीडिया के वैसे छोटे रिपोर्टर्स को जो आज माइक पकड़ के रिपोर्टिंग के लिए मैदान में कूदे हैं, उनको उनके साथ भली बुरी बातें नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि उनको देखना होगा कि राहुल गांधी की जो मीडिया की टीम है वो क्या कुछ कर रही है। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी पिछले 2-3 दिनों से खूब चर्चा में राहुल गांधी का ये तमाम जो उनकी जो बातें हैं और वो आगे आ रही हैं और खूब सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है और उनकी बातों को उन्हीं के समर्थक लोग, उन्हीं के समर्थक मीडिया के कुछ लोग राहुल गांधी के खिलाफ प्रचारित कर रहे हैं। इसलिए ये बात रख रहा हूं। अगर आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात तो आप ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, और अगर राहुल गांधी के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो जरूर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने अभी से ठीक 5 मिनट पहले एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को सामने लाना चाहता हूं। लिख रहे हैं, देश के युवाओं, अब डिग्री को सम्मान मिलेगा, समस्याओं का समाधान मिलेगा और सभी को काम मिलेगा। कांग्रेस आपके हाथों में देगी भविष्य की कमान, कल होगा बड़ा ऐलान, युवा का कल, न्याय का कल। ये युवा को मिलेगा न्याय। ये राहुल गांधी ने कल एक बड़ा ऐलान करने की घोषणा कर दी है। यह घोषणा जरूर है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब डिग्री को मिलेगा सम्मान, समस्याओं का समाधान मिलेगा और सभी को काम मिलेगा। ये जो 3 चीजें हैं, डिग्री का सम्मान, समस्याओं का समाधान और सभी के हाथ में काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें देश के युवाओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी। आना चाहता हूं संजय जी आपके पास। ये एक छोटी मोटी घोषणा नहीं है और कल इस पर शायद हम लोग जब शाम को बैठेंगे न्यूज पॉइंट में चर्चा जरूर करेंगे कि आखिर ये युवा न्याय की तरफ बढ़ते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कह दिया है। किसानों की बात वो कर चुके हैं और ऐसे और भी बहुत सारी बातें लेके आ चुके हैं। और यहाँ से जो अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि पूरा फोकस मिडवे में राहुल गांधी का, यात्रा के मिडवे में राहुल गांधी का पूरा फोकस युवाओं की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना यहां मजबूत स्थिति में आप देखते हैं कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को यहां से? और मुझे लगता है कि अगर किसी को चेंज किया जा सकता है तो वो यूथ ही है। पुराने बुजुर्गों को अब समझाया नहीं जा सकता है। वो अगर उन्होंने एक लाइन सोच ली है, एक लाइन ले ली है, तो उसको बदलना कंपैरेटिवली मुश्किल है। और युवाओं को कन्विंस करना भी आसान है, उनको उम्मीद दिलाना भी आसान है। हमें कोई क्या उम्मीद दिलाएगा? हमें कहेगा कोई की नौकरी मिल जाएगी तो हमें नौकरी चाहिए ही नहीं। तो जिसको नौकरी चाहिए उसको ये कहना कि नौकरी काम मिलेगा, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर राहुल गांधी ऐसे बोल रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो जाके वोट देता है। माने बुजुर्गों में ये संभव है, बुजुर्गों से मेरा मतलब 40 पार के लोगों से भी है, कि वो वोट देने ना जाए कि भाई कुछ बदलना तो है नहीं, ऐसे ही होता है, वो जीती जा रहा है, वो हारी जा रहा है, वगैरह वगैरह, नहीं दे। लेकिन युवाओं को अगर राहुल गांधी सीधे एड्रेस कर रहे हैं और एक से एक बात कर रहे हैं, 1-to-1 लोगों से बात कर रहे हैं, आ रहे हैं कि आ जाओ मेरी गाड़ी पे चढ़ जाओ, साथ में खड़ा होकर बात कर रहे हैं, बोलो, पूछो, बताओ, तो उससे दूसरे लोग भी बहुत उत्साहित हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया डिसीजन है और बहुत सही चल रहा है। और ये यूपी में ज्यादा कर रहे हैं तो जाहिर है कि यूपी में ज्यादा जरूरत है, इसलिए ज्यादा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब बिल्कुल ठीक है और राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं।
या जो करना चाहते हैं। मतलब अगर जो राहुल गांधी नहीं कर सकते हैं तो वो नहीं करेंगे, नहीं कर रहे हैं, तो उसमें मतलब जो वो पत्रकार को डांट देने वाले और जो बोल देने वाला मामला था, वो उनका तेवर है, उनकी स्टाइल है, और उसको ये जो अपना आईटी सेल है उसको किस ढंग से बदल देता है वो बिल्कुल अलग है। तो जो दिखाई देता है वो कुछ और हो जाता है। अगर राहुल गांधी कुछ ना बोले तो भी आईटी सेल उसका कुछ ना कुछ बना लेगा, तो इसलिए वो बहुत ही अलग मुद्दा है, और उसको राहुल गांधी मुझे लगता है कि ठीक हैंडल कर रहे हैं, करने देना चाहिए। लेकिन यूथ वाला जो मामला है वो उन्होंने बहुत बढ़िया चुना है, और जाहिर है वो प्लान्ड और सोचा समझा है, तो इसलिए वो बहुत इफेक्टिव होगा, और वही इफेक्टिव होगा। मैंने पिछली बार पुलवामा के नाम पर वोट मांगा गया था, पहली बार के वोटर से मांगा गया था, और हम सब लोग मानते हैं कि पुलवामा का काफी असर हुआ था, तो वो सब यूथ पे ही असर हुआ था, पूरे पुलवामा का। तो इस बार जो है डायरेक्ट यूथ को एड्रेस किया जा रहा है, अगर नौकरी से, शिक्षा से, पढ़ाई से, भ्रष्टाचार से, तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने की उम्मीद है, जो पुलवामा जैसे घटना से अब नहीं हो पाएगा या उसको रिकवर नहीं किया जा सकेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया काम हुआ है और हो रहा है, और इसका इफेक्ट दिखाई देगा। देखते राजीव जी, बिल्कुल देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और जागृति जी का वीडियो बिल्कुल डाउन दिखाई दे रहा है। आवाज आ रही है क्या क्लियर? अगर आवाज आ रही हो तो जागृति जी को लें। बहुत ज़्यादा डाउन है। खैर, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सभी का इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, और बहुत सारी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, और लोकसभा चुनाव कैसे, कुछ अमलेंदु जी और प्रशांत जी दोनों कुछ जोड़ना चाहते हैं। पहले अमलेंदु जी। जी, आई है कि तेलंगाना में बीआरएस और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो गया है, और बीआरएस चीफ जो है केसीआर, उन्होंने खुद जो है बीएसपी के वहां के प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी थोड़ी देर पहले। ये भी सूचना मिल रही है। बस इतनी सी ब्रेकिंग थी। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। बीआरएस और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन तेलंगाना में ये छोटी मोटी घटना नहीं हो सकती। बहुजन समाज पार्टी के बारे में, यानी मायावती जी के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएं, और यहाँ से क्या कुछ और समीकरण बनते हुए हम देखेंगे आने वाले समय में, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये एक बहुत ही एक इस ढंग की खबर है जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में यहाँ से अगर साफ तौर पर देखा जाए तो मायावती जी और इंडिया गठबंधन के बीच एक दीवार को खड़ी करती है। ये जो डिसीजन है वो खड़ा करता है। लेकिन आगे क्या कुछ होता है ये देखेंगे। 2-4 दिनों में इसकी खबर भी आ जाएगी कि मायावती जी किधर रहेंगी। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे। हाँ, नहीं, मायावती जो अभी बीएसपी ने नॉर्थ इंडिया के बारे में फैसला नहीं किया है, देखते हैं आगे। आज राजीव जी, मोदी साहब उड़ीसा में थे, और ये बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि बीजू पटनायक जी की 108वीं जयंती थी उनकी, और उस दौरान वो भारत रत्न देने की भी डिमांड थी उनको, और वहाँ से बीजेडी के साथ कोई टाई अप भी होगा। लगता है कि बात बनी नहीं, और वहाँ से खाली हाथ आ रहे हैं, और वो सम्मान भी नहीं मिला, भारत रत्न वाला भी फैसला नहीं हुआ है। तो बीजेडी भी से भी लगता है कि अभी तक बात बनी नहीं है, और खाली हाथ आ रहे हैं मोदी साहब। राजीव जी, एक्चुअली हो ये रहा है कि बीजेपी को बिना बीजेडी से हाथ मिलाए बीजेडी के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तीन लोगों, बहुत वरिष्ठ नेताओं में से जो क्षेत्रीय स्तर के, उन लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है, और ऐसे ही कुछ और। तो इनको पहले, बीजेपी को उम्मीद है कि कुछ लोगों को पहले तोड़ लें, बाद में फिर सीधे कहेंगे कि आप तो नवीन पटनायक जी अब 4 टर्म आपके हो गए, अब चलिए आप हमारे साथ आ जाइए। पूरी पार्टी का ही विलय करवा लेते हैं। बीजेडी और बीजेपी में ज़्यादा फर्क नहीं है, डी और बी का फर्क है, उसको मिटा देते हैं। तो शायद ये भी हो सकता है प्रशांत जी आने वाले समय में। अनिल सिन्हा साहब कुछ जोड़ना चाहेंगे? ये देखिए, दोनों अलग लड़ेंगे मेरी जो समझ है, क्योंकि कांग्रेस को स्पेस नहीं देना है। इसके लिए ट्रायंगुलर कंटेस्ट ही उनका है, और दोनों मिले हुए तो हैं ही, क्योंकि अभी जो राज्यसभा चुनाव हुआ, और जिस तरह से अश्विनी वैष्णव को फिर से, अश्विनी वैष्णव ही ना कि वहां से फिर दोबारा आए, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो जो है वो पहले से ही उनका अंडरस्टैंडिंग उनकी है आपस में, लेकिन वो ट्रायंगुलर लड़ेंगे, ऐसे मतलब मेरा ऐसा अंदाजा है। जी,
तो अभी देखते हैं आगे, लेकिन आप सही कह रहे हैं, खाली हाथ मोदी जी भी और खाली हाथ उधर नवीन पटनायक साहब भी। उनको उम्मीद थी कि भारत रत्न उधर भी मिल जाएगा, लेकिन सबका नसीब जो है वो जयंत चौधरी जैसा नहीं होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि, लेकिन चूंकि उनके पास वहाँ सत्ता है, जयंत चौधरी के हाथ में 8-10 सीटें आ जाती, इधर रहते तो उधर गए तो 2 सीट, कल उनको घोषणा 2 सीटों की करनी पड़ी। तो चलिए आगे देखते हैं होता है क्या। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अनिल सिन्हा साहब आपका, प्रशांत टंडन जी आपका, अमलेंदु उपाध्याय जी, संजय जी और जागृति जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए। और आप तमाम साथी